आतंकवाद रूपी दीमक फैलाने वाला मुल्क पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी अटैक कर सकता है। और खबर तो यह भी है कि पाक आर्मी चीफ और सेना के कई अधिकारियों ने अपने घर वालों को, अपने परिजनों को विदेश तक भेज दिया है। और बहुत हैरानी की बात यह है कि टू नेशन थ्योरी पर ज्ञान देने वाला पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर का कुछ दिनों से अता पता ही नहीं है। खैर, इस परिदृश्य के बीच जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान को लेकर तनाव बन रहा है, तल्खियां बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार सेना को फ्री हैंड किए हुए है और दिल्ली में हो रही एक के बाद एक बैठक के बाद लाहौर कराची सदमे में है, टेंशन में है। और पाकिस्तान इस गफलत में ना रहे कि भारत सिर्फ बैठक कर रहा है, चर्चा चल रही है, बल्कि बैठक में ही आतंकवाद पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। और इस बार ऐसी स्ट्राइक होगी जिसे पाकिस्तान जन्मों जन्मों तक याद रखेगा। और पाकिस्तान यह भी समझ ले कि भारत ने बस अभी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक की है, तो यह तो अभी ट्रेलर है और असली पिक्चर अभी बाकी है। तो इसलिए सवाल यह पूछ रहे हैं हम कि खोखले बयान देकर, बेतुके बयान देकर पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर कहां छिप गया? और जब इतना ही डर था भारत का, तो फिर कश्मीर को अपने गले की नस बताना, टू नेशन थ्योरी पर ज्ञान देना, क्या पाक आर्मी चीफ को यह तब भा रहा था? अब जब भारत अपने कड़े तेवर दिखा रहा है, जब भारत पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो पाक आर्मी चीफ का बयान तो अभी तक आया नहीं। तो दिल्ली में भी बैठकों का दौर चल रहा है, पाकिस्तान ये समझ ले। और ये बैठकों का मतलब केवल बैठक करना नहीं है, चर्चा करना नहीं है, मंथन करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ये समझ ले कि आतंकवाद पर यह फाइनल स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। जैसे उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद पाकिस्तान सहम गया था, डर गया था। और पाकिस्तान के सहमने का, डरने का, बौखलाने का, तिलमिलाने का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वहां का जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो कह रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। मतलब पाकिस्तान को इतना डर है। और वो पाकिस्तान जो दोनों हाथ फैलाकर अलग अलग देशों से भीख मांग रहा है, जो कंगाली की स्थिति में है, और वो पाकिस्तान जो FATF की अभी ग्रे लिस्ट में है लेकिन ब्लैक लिस्ट में भी आने वाले समय में हो जाएगा, वो पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा है। और वो भी खोखले बयान देकर, बेतुके बयान देकर। तो पाकिस्तान ये समझ ले, जैसे पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं ना, ये जो हथियार है हमने भारत के लिए रखे हुए हैं, तो भारत भी ये कह रहा है कि जो हथियार है ना, कोई फूल माला डालने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन भारत की पॉलिसी है NFU, यानी कि नो फर्स्ट यूज। तो दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आज भी कई बड़ी बड़ी बैठकें हैं जिसकी अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी करेंगे। और अभी हाल ही में जिस तरीके से PM नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्क्लेव में बयान दिया, उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। लेकिन फिर PM नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे आज के संदर्भ में ना समझें, इसके आज के कॉन्टेक्स्ट में ना समझें। हालांकि PM नरेंद्र मोदी की जो सोच है ना, उससे पाकिस्तान कभी भी वाकिफ नहीं हो सकता। तो सवाल तो यही है कि खोखले बयान देकर, बेतुके बयान देकर
पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर कहां पर छिप गया। लेकिन फिलहाल दिल्ली में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, ये भी आपको बताएंगे और इस पूरे सिनेरियो को लेकर, परिदृश्य को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ जय सोढ़ी साहब जुड़ गए हैं, जो अपने बेबाक बयानों को लेकर जाने जाते हैं। जय सोढ़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। जय हिंद। सबसे पहले तो और हमारे संवाददाता प्रॉक्स चौधरी भी जुड़ गए हैं दिल्ली से, और हमारे संवाददाता राजेंद्र दुबे भी जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। तो सबसे पहले हम अपडेट ले लेते हैं कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आखिर चल क्या रहा है, फिर उसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रॉक्स चौधरी, दिल्ली में आज कई बड़ी बैठकें हैं जिसकी अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी करेंगे, अपडेट क्या मिल रहा है? बिल्कुल यश, देखिए राजनाथ सिंह अपने आवास से निकल चुके हैं PM आवास के लिए, क्योंकि आज बड़ी बैठक होने वाली है और वो बैठक जिसके बाद 5 कूटनीतिक फैसले भारत की तरफ से लिए गए थे। CCS की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये बैठक दोबारा होगी और आज PM आवास पर होगी, जिसमें राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। और इसके बाद एक और बड़ी बैठक होगी यश, CCPA। ये वो बैठक होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। जब आपको याद हो पुलवामा की घटना हुई थी तो फरवरी में ये बैठक आयोजित हुई थी और बैठक होने के बाद 23 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठकें ये पाकिस्तान को चेता रही है कि अगर आपकी इन आतंकी घटना नहीं रुकी तो भारत हर कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। सभी सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। सेना के जितने जवान, जितने अधिकारी छुट्टी पड़ते हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी को बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि बैठकों के जरिए जो कूटनीतिक फैसले लेने थे वो भारत सरकार पहले ही ले चुकी है, लेकिन अब फैसला लेना है उन तैयारियों को लेकर जो इनपुट्स भारत सरकार को मिले हैं। तमाम एजेंसियां जो लगी हुई है वो एजेंसियों की तरफ से बीते दिन में हमने देखा था कि तमाम सेना अध्यक्षों की तरफ के साथ जो है PM मोदी की बैठक हुई थी। अजीत डोभाल NSA वो भी इसके अंदर बैठक में मौजूद रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरीके से PM मोदी की तरफ से कहा गया है कि आपको खुली छूट है, आप जो एक्शन लेना चाहे आप ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब वो आतंकी संगठनों का जो साथ देते हैं उसमें चेता दिया गया भारत की तरफ से, और PM मोदी की तरफ से साफ संदेश दिया जा चुका है। बिल्कुल प्रॉक्स, और ये भी फैक्ट है कि जो दिल्ली में एक के बाद एक कई बड़ी बैठकें हो रही हैं, इस बात से पाकिस्तान भी परिचित है कि ये केवल बैठक नहीं हो रही बल्कि फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है भारत। और पाकिस्तान इतना सहमा हुआ है दिल्ली में हो रही एक के बाद एक बैठक को लेकर कि पाक का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों की बात करें, यहां तक कि आर्मी चीफ जो कि गायब हो चुके हैं अपने बयान देने के बाद, उनके साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि इस तरीके के बयान जारी करने के बाद आखिर गायब कहां हो गए। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट, घबराहट पाकिस्तान पर देखी जा रही है कि उनको अपने ऊपर हमले की घबराहट कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं ये बैठकें भी उसे और इशारा कर रही है। यश बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संवाददाता राजेंद्र दुबे भी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। राजेंद्र दुबे जी, जम्मू कश्मीर में क्या हलचल है भाई? 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया। फिर खबर ये भी आती है कि जो बॉर्डर के जिले हैं, खासतौर पर पंजाब से खबर आती है कि वहां पर फसलों की कटाई के लिए किसानों को समय दिया गया। फिर खबर जम्मू कश्मीर से ये भी आती है कि सब जगह पर अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा बलों की जो तैनाती है उसको भी बढ़ा दिया गया है। क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए जस्ट बिल्कुल साफ तौर पे है, अगर कहा जाए तो जहाँ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है तो भाई जम्मू कश्मीर में भी बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक कैबिनेट मीटिंग जो थी वो वहां पर जम्मू में बुलाई थी, और उसके बीच में भी कई जो अहम फैसले हैं वो वहां पर लिए गए हैं। भाई दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं, चाहे वो कठुआ से लेकर उड़ी सेक्टर तक हो, हर चप्पे चप्पे में सुरक्षा बल वहां पर तैनात है और लगातार जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो वहां पर चल रही है। भाई दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो सामने तौर पर दिख रही है, क्योंकि लगातार जो 6ठा दिन है पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन है वो जहां पर किया गया, अखनूर के परगवाल सेक्टर का इलाका हो चाहे दूसरे इलाके हो, अगर कहा जाए तो लगातार जो मुंह तोड़ जो जवाब है
वो भारतीय सेना जो है वो लगातार उनको दे रही है। कई अगर खबरें थी, जिस तरह की खबरें आ रही कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा जो नुकसान है वो वहां पर हुआ है, परंतु अगर कहा जाए तो जितने बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर लगातार पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो वहां पर चल रही है। कहीं अपने जो जितने जो किसान हैं तो सीमावर्ती इलाकों में जो फसलें हैं उनको काटने का काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। अगर दूसरी तरफ कहा जाए, एक तरफ तो वहां पर बॉर्डर के ऊपर हलचल तो है ही है, परंतु जो सीमावर्ती इलाके के गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी कमर जो है वो पूरी तरीके से कस लिया। जितने भी बंकर हैं उनको साफ सफाई करके वहां पर सामान रखकर उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कर ली है। जी ठीक है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जय सोडी साहब भी जुड़े हुए हैं। जय सोडी जी, दो डेवलपमेंट है। पहली डेवलपमेंट ये कि एक दिन पहले युग्म कॉन्क्लेव होता है, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी कह देते हैं कि समय बहुत कम है लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। फिर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में नहीं है, इसको गलत ना समझा जाए। वहीं एक डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही है और लाहौर कराची सदमे में। इस परिदृश्य को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि भारत के लोग लगातार गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और पाकिस्तान को किस भाषा में समझाया जाए ये भारत तैयारी कर रहा है। जय सोडी साहब। जय हिंद यश जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। यश जी, आज सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिकों का खून उबल रहा है और इनका खून तभी शांत होगा जब पाकिस्तान पे भारत सैनिक कार्रवाई करेगा। लेकिन हमें जोश के साथ कई और चीजें भी देखनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई हैं। 22 अप्रैल के बाद जिस दिन ये दर्दनाक पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, 25 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल विमान एयरफोर्स वन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा अच्छा मित्र भारत भी है, मेरा अच्छा मित्र पाकिस्तान भी है, ये दोनों मामला है। जी। अगले दिन 26 अप्रैल को जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पास होना था जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा होनी थी, तो चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर उस रेजोल्यूशन को टोन डाउन किया, उसको डाइल्यूट किया और अमेरिका और रूस ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चीन को करने दिया जो वो कर रहा था। उसके अगले दिन 27 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन करके कहा यदि पाकिस्तान पे सैनिक हमला होता है तो चीन पाकिस्तान की सैनिक मदद करेगा। देखिए यश जी, इस वक्त पूरी तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ भी खड़ी हैं, तो अब भारत खुद नहीं करेगा पाकिस्तान पे, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, वो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के आसपास होगा। मेन पाकिस्तान पे नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पे अगर कोई भी सैनिक कार्रवाई होगी तो वो पूरा युद्ध शुरू होगा। तो जहां तक मेरा अनुमान है सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन कोई अब युद्ध नहीं होगा। युद्ध के बादल अब बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। जितना भी डंडोरा पीटना था वो हो गया। अब ना पाकिस्तान भारत पे युद्ध करेगा, ना भारत पाकिस्तान पे युद्ध करेगा। चाइना और भारत के बीच कई बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, लेकिन चाइना का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ है। चाइना के भीतर सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान को लेकर है। खबर आती है कि कई मिसाइलें उसने पाकिस्तान को दे दी है। इसके मायने क्या समझे जाए? यश जी, हिंदी में प्रसिद्ध कहावत है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा अच्छा मित्र है। जी। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए दुश्मन भारत है और इसीलिए चीन और पाकिस्तान की मित्रता बहुत गहरी है। देखिए, किसी देश के साथ व्यापार होने का मतलब ये नहीं कि वो देश दूसरा देश उस पर हमला नहीं करेगा। 2020 में रूस और यूक्रेन का व्यापार 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अगले साल 2021 में 78% बढ़ा और 7.2 बिलियन डॉलर हुआ। लेकिन तब भी 2022 में रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। तो पहली बात तो व्यापार कोई संकेत नहीं है कि कोई देश दूसरे पे हमला नहीं करेगा। देखिए, पिछले महीने 17 अप्रैल को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि टू फ्रंट वॉर अब भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी यानी वास्तविकता है, अनकोट। जो भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है सारी इस तरह पॉइंट करें कि 2035 में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेगा। पहला वार पाकिस्तान से आएगा जम्मू कश्मीर के लिए, और चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत के अरुणाचल प्रदेश पे हमला करेगा।
हमारे पास एक दशक का समय है 2035 तक। अगर हमने पाकिस्तान जैसे जहरीले सांप को नहीं कुचला, उसको छोटे देशों में नहीं तोड़ा, यही जहरीला सांप चीन के साथ मिलके हम पे 2035 का 2 फ्रंट वॉर करेगा। देखिए, पिछले साल 4 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जिसमें लिखा साफ शब्दों में कि जिस तरह चीन, पाकिस्तान और भारत के तनाव बढ़ रहे हैं, ये तीनों देश युद्ध की तरफ अग्रसर हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे इंसान की जान बचाने के लिए जहरीले सांप को मारना पड़ता है, वैसे ही अगर हमने भारत को बचाना है, हमें पाकिस्तान जैसे जहरीले सांप को छोटे देशों में तोड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और हमारे संवाददाता राजेंद्र दुबे भी जुड़े हुए हैं, प्रॉक्स चौधरी भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र दुबे भाई, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की हलचल है, खबर ये सामने आती है कि जिप ऑपरेटर से एनआईए ने पूछताछ की और कई संदिग्धों से भी पूछताछ की है, तो अब तक की पूछताछ में क्या कोई खुलासा हुआ है या फिर इनका कोई आतंकी कनेक्शन सामने आया या पाकिस्तानी कनेक्शन? देखिए जैसे बिल्कुल अभी तक अगर जिस तरीके से कहा जाए, पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ का अगर सिलसिला देखा जाए तो कठुआ से लेकर कश्मीर तक कई लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। क्योंकि अगर जिस तरीके से माना जाए, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद वैस्टर्न घाटी के आसपास के जितने भी जंगल के इलाके हैं, वहां पर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर चल रहा है। वहीं उसी के बाद 3 दिन के बाद जो ऑपरेशन था वो किश्तवाड़ की तरफ डाइवर्ट हो गया। वैस्टर्न घाटी में तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, परंतु किश्तवाड़ में भी जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर शुरू हो गया कि अंदेशा ये जताया गया कि कहीं आतंकी जो है वो किश्तवाड़ की तरफ मारना रुक करके गए। परंतु उसके बाद 1500 से ज्यादा जो लोग हैं उनके साथ लगातार जो है डिटेन किया गया, लगातार पूछताछ जो है वो वहां पर जारी है। भाई जीप ऑपरेटर से लगातार पूछताछ जो है वो वहां पर जारी है और लगता है जिस तरीके से लगातार पूछताछ हो रही है, परंतु अभी तक इसके खुलासे जो है वो जहां पर नहीं किए गए हैं। लगातार कई लोगों को पहल जो वैस्टर्न घाटी में कई लोग ऐसे थे उनको डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ जो है वो वहां पर जारी है। परंतु उसमें क्या नतीजे निकल कर आए हैं वो अभी तक जो लोगों को नहीं पता चले हैं। परंतु वो गुप्ता, क्योंकि एनआईए की जो एजेंसी है वो वहां पर लगातार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जो जवान है वो लगातार वहां पर कर रहे हैं। फिलहाल अगर कहा जाए तो जितने भी कश्मीर के इलाके हैं उनको लगातार जो सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चलाया जा रहा है। कई ऐसे इलाके जिनको पर्यटक स्थल था उनको बंद कर दिया गया, वहां से जो पर्यटक थे उनको बाहर निकाल दिया गया और जहां पर वहां के जो स्थानीय लोग थे उनसे पूछताछ। जो 48 पर्यटन स्थल बंद किए गए हैं वो कब तक के लिए बंद किए गए हैं और इससे टूरिज्म पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए जिस तरीके से जो सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो 48 जो पॉइंट है वो वहां पर बंद किया गया है, वहां से पर्यटकों को निकाल दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो एजेंसी है उनको शक है कि जो पर्यटक स्थलों के ऊपर जहाँ आतंकी वहां पर हमला हो सकता है, जहाँ वहां पर कहीं ना कहीं जो आतंकी के जो मददगार हैं वो उन इलाकों में हो सकते हैं। उसके चलते वो जो है पर्यटक जो है उनको बाहर निकाल दिया गया है। और जहाँ वहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे लगातार जो है पूछताछ वहां पर चल रही है, सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, पेट्रोलिंग पार्टी वहां पर चल रही है। और आने वाले समय में वहां से जो जिस तरीके के आदेशा वहां पर कि उन जगह के ऊपर आतंकियों के मददगार हो सकते हैं, वो हो सकता है उनको वहां पर पकड़ने में जो सफलता जो है वो सुरक्षा बलों को वहां पर मिले। ठीक है, हमारे संवाददाता प्रॉक्स चौधरी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। प्रॉक्स, चूंकि आज सीसीएस की बैठक भी होनी है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक सीसीएस की बैठक के बाद बहुत कम अंतराल में दूसरी सीसीएस की बैठक हो। जिस तरीके से पिछली सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिसे हम डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी बता रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें एक सबसे बड़ा फैसला था इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड होना, तो आज की बैठक में क्या एजेंडा रह सकता है, क्या संभावना है? यश, देखिए जिस तरीके से पहली बैठक हुई थी और 5 कूटनीतिक फैसले लिए गए थे, उसके बाद ये दूसरी बैठक होनी है और इस बैठक के काफी मायने देखे जा सकते। कारण है कि 2 दिन लगातार रक्षा मंत्री के साथ, राजनाथ सिंह के साथ पीएम मोदी की बैठक होना, बीते दिन तमाम सेनाध्यक्षों के साथ बैठक होना और बैठक होने के बाद आज दूसरी सीसीएस बैठक सुबह 11 बजे बुलाना, तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक फैसले के अलावा स्ट्राइक का फैसला भारत की तरफ से लिया जा सकता है, जिसका खौफ पाकिस्तान को हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की बैठक है, सीसीएस की बैठक के बैक टू बैक 3 बैठकें और है, जिसमें सीसीपीए की बैठक है, सीसीईए की बैठक है और ये वो बैठकें हैं जब
पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद से पहले सीसीपीए की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद पूरी रणनीति बनाई गई थी राजनीतिक के मद्देनजर। और उसके बाद इस बैठक के बाद 23 फरवरी को एयर स्ट्राइक जो है वो भारत की तरफ से की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये 3 बड़ी बैठकें जो है आज होने वाली है, चौथी है कैबिनेट की बैठक। तो कहीं ना कहीं वो जो और घटनाक्रम है उस लिहाज से काफी अहम हो जाती है। एनआईए की टीम की तरफ से जो सबूत इकट्ठा किए गए, जो पूछताछ की गई है, जो इनपुट्स निकाले गए हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है पूरे कश्मीर के अंदर। जो इनपुट्स अब तक मिले हैं वो सेना अध्यक्षों के माध्यम से, गृह सचिव के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह को दिए गए थे, राजनाथ सिंह को दिए गए थे और राजनाथ सिंह की तरफ से पीएम मोदी को दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं अब सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस बैठक के अंदर माना जा रहा है जो खौफ पाकिस्तान को सता रहा है उसको लेकर जो है बड़ा फैसला इस सीसीएस की बैठक में लिया जा सकता है। सभी सेनाओं को अलर्ट पे रखा गया है, बॉर्डर्स पर अलर्ट पे रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और आगे किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कोई बड़ा कदम जरूर अब भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जरूर उठाया जा सकता है। बिल्कुल, कोई बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ जरूर उठाया जा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं सिनेरियो से भी स्पष्ट हो रहा है। जे सोडी साहब, अब आपको लगता है कि शिमला समझौता भी रद्द करने का वक्त आ गया है कि भारत सरकार ही इसमें पहल करे और पीओके को खाली कराने की जद्दोजहद अंदर खाने शुरू हो जाए, इस पर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए? यश जी, पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से शिमला एग्रीमेंट को तो सस्पेंड कर दिया है, तो ये तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है जी। अब हमें लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई मान्यता रखनी नहीं है। हमारी जितनी सैनिक शक्ति है, जितनी हम पाकिस्तान की जमीन को पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं। जितनी हम सैनिक शक्ति, जितनी हमारी प्लानिंग है आने वाले समय में ये सब बताएगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से उसे सस्पेंड कर दिया है और हमें तो एक्चुअली अब खुशी होनी चाहिए कि जो चीज हम बहुत सालों से सोचे थे वो पाकिस्तान ने कर दी है। अब हमें पूरी खुली छूट है, हम जितनी जमीन चाहें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर उतनी हम ले सकते हैं जी। लेकिन इसके नफे नुकसान क्या है? क्योंकि उस समय तो ये भी हुआ था कि 93,000 से ज्यादा जवानों के घुटने टिकवा दिए थे, फिर जो सिनेरियो बना था उसके बाद ही शिमला समझौता हुआ था। इसके नफे नुकसान बताइए। देखिए, नुकसान तो कोई नहीं है, मैंने जैसे कहा हमारे लिए तो फायदा है, क्योंकि भारत हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल को रिस्पेक्ट करता था। जब कारगिल युद्ध हुआ तब भी हमने अपनी सेनाओं को लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे नहीं भेजा। अब लाइन ऑफ कंट्रोल को जब पाकिस्तान मानता नहीं तो हमारे लिए तो वो पूरा एक खुला जगह है, हम जो भी चाहें कर सकते हैं। जो उस वक्त तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट में जो 93,000 प्रिजनर्स चले गए वो तो चले गए, आधे से ज्यादा वहां मर गए होंगे, बाकी के 80-90 साल के बुढ़े होंगे। तो वो तो हमें उन चीजों की हमें सोचनी चाहिए, ना हमें चिंता, वो तो हो गया। अब बेसिकली जो हमारे लिए अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान हम लाइन ऑफ कंट्रोल को मान्यता नहीं दे रहा, हमारे पास पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारे लिए खुल गया है।